Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So students देखिए कल बजट रखा गया था पार्लियामेंट के सामने. तो जो भी मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी बजट रखा जाता है उसके अगले दिन कि न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं बस बजट डिस्कस करता हूं. तो आज चूँकि आज आप अखबार उठा करके देख लें, चाहे आसाम ट्रिब्यून हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, तो हर जगह ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं वो बजट से ही रिलेटेड हैं. और नॉर्मली मैं ऐसा ही करता हूँ, जिस दिन मैं बजट पढ़ाता हूँ उस दिन सिर्फ बजट के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता हूँ. तो आज के सेशन में बस हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे. एंड जो भी थोड़े बहुत और आर्टिकल हैं कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू को हुए 1 साल हो गया, या फिर यूक्रेन क्राइसिस, ये सब जो भी चीज़ें वो पहले भी हम देख चुके हैं. उनको फिर उनमें कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो उसको बाद में कल या परसों देख लेंगे हम लोग. तो चलिए बजट देखते हैं. आज हम लोग बस यही टॉपिक करेंगे, यूनियन बजट 2022-23. Of course, this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. अगर आप पूरा बजट का थीम देखिए एक बार में, की टेक अवे, इंडियन एक्सप्रेस बताता है की टेक अवे इज कि आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज चूजन टू रैम्प अप कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप आप समझते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करता है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है. स्ट्रैटेजिक जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने पे फोकस किया जा रहा है ताकि लॉन्ग टर्म में जॉब्स क्रिएट हों और इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा एक फास्टर ग्लाइड पाथ को अचीव कर सके. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ब्रीफली यहाँ पे वो डेफिनेशन भी देख लीजिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ न्यू असेट्स सच एज रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स. तो सरल शब्दों में बोलिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है. और इसके लिए एक अलग थीम भी नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री गति शक्ति. तो थीम भी मैं बताऊंगा इस साल के बजट के क्या 4 थीम हैं. तो गति शक्ति पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको लॉन्ग रन में स्ट्रीमलाइन करने के लिए फोकस किया गया है. मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि उस पर फोकस किया जा रहा है इस बार के बजट में. उसको थीम का नाम दिया गया है गति शक्ति. अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड इन्वॉल्व गिविंग मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर क्रिएटिंग एसेट्स लाइक रूरल एंड अर्बन रोड्स. तो बहुत सारा पैसा भारत सरकार खुद खर्च करेगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा ताकि वो रूरल या उनके यहाँ के जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, खासकर रोड्स वगैरह, उसको बिल्डअप कर सकें. तो एक्सपेक्टेशन है कि ये ज़्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा इट विल नॉट जस्ट क्रिएट जॉब्स बट ऑल्सो इंक्रीज इनकम. क्योंकि जब भी रोड वगैरह बनता है तो उसमें कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, कई नई नई चीज़ों का डिमांड, सीमेंट, स्टील, इन सब का डिमांड बढ़ता है. तो उससे नई कुछ अलग अलग जो एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं उसको बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा उन एरियाज़ में जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड कि दिस बजट विल अगेन मूव आवर इकोनॉमी टू अ वर्चुअस साइकिल. जो इकोनॉमी 2 साल से कोरोना पैंडेमिक के कारण एक वीसीएस साइकिल के फेज में चली गई थी, उसको अब वर्चुअस साइकिल में ले जाया जाएगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थीम ऑफ दिस ईयर्स बजट 2022-23 इज 4 मेन थीम है, 4 एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा. पहला एरिया है पीएम गति शक्ति. गति शक्ति मतलब लॉजिस्टिक्स पे फोकस किया जाएगा इस पर ज़्यादातर, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट. उसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये दूसरा थीम है. इसके लिए अलग अलग स्कीम्स लाए गए हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए. प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन. तो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह प्रोडक्शन के लिए फोकस किया जाएगा. बैटरीज, सोलर सेल को प्रोड्यूस करने पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. वो सब इस थीम के अंतर्गत आएगा. देन क्लाइमेट एक्शन फाइनेंसिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. तो ये 4 थीम हैं इस साल के बजट के. इन्हीं 4 थीम के अंतर्गत अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. अगर ओवरऑल बजट का क्लोजिंग स्पीच आप देखें तो निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ वी विल बी एंटरिंग इनटू आज़ादी का अमृत काल. तो आज़ादी का अमृत काल का मतलब है कि नाउ इंडिया विल बी एंटरिंग इनटू 25 ईयर्स लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100. तो हमारे 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के. अब हम लोग 75 साल से लेकर के 100वें साल तक के काल में घुस चुके हैं. आज़ादी का अमृत काल उसको नाम दिया जा रहा है. और इस काल में इंडिया जो है वो मैसिव तरीके से डेवलप करेगा और सुपर पावर बन करके इमर्ज होगा. अब यूनियन बजट के कुछ फिगर्स को देखा जाए, इंपॉर्टेंट फिस्कल फिगर्स को देखा जाए, तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा लगभग 39.45 लाख करोड़ का,
जबकि रिसीट होगी, कमाई होगी भारत सरकार की एक्सेप्ट बोरोइंग, वो होगी लगभग ₹22.84 लाख करोड़। तो ये जो डिफरेंस है लगभग 17 लाख करोड़ का, दैट विल बी मेड ऑफ कोर्स थ्रू बोरोइंग। और इसी कारण से इस साल का जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, दैट हैज़ गॉन समवेयर विल बी अप टू 6.4% ऑफ द जीडीपी। तो लगभग 17 लाख करोड़ की बोरोइंग होगी। तो नेचुरली दैट इज फिस्कल डेफिसिट फॉर द ऑफ कोर्स एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2022-23 इज 6.4% ऑफ द जीडीपी। वही अगर जो करंट ईयर है यानी कि 2021-22 की अगर बात की जाए तो उसके लिए बजट एस्टिमेट दिया गया था 6.8% ऑफ द जीडीपी रहेगा फिस्कल डेफिसिट, लेकिन उसको रिवाइज करके भारत सरकार ने कहा है कि फॉर दिस करंट ईयर फिस्कल डेफिसिट विल बी 6.9% ऑफ द जीडीपी। तो माइनर इंक्रीज है, थोड़ा बहुत तो रिवाइज होता ही है हर साल, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ के इंपॉर्टेंट फिगर्स देख लीजिए, जो 2022-23 जो हमारा बजट है, इसके लिए जो 2022-23 जो हमारा अपकमिंग फिस्कल ईयर है उसके लिए जो बजट एस्टिमेट रखा गया है उसके अंदर दिस ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट इज 6.4%, उसके अंदर 3.8% इज रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि ज़्यादातर जो फिस्कल डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहा है। तो बचा हुआ 2.6% वो जाएगा कैपिटल डेफिसिट में, और उसके अलावा 2.8% इज ओवरऑल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। उसके अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर द ईयर 2022-23 जो स्टेट्स हैं हमारे, उनको भारत सरकार ने अलाउ किया है कि दे कैन हैव ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4%, लेकिन उस 4% ऑफ फिस्कल डेफिसिट में, यानी कि ज़्यादातर जो बोरोइंग करेंगे अपने बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए, वही तो होता है फिस्कल डेफिसिट, आई होप यू अंडरस्टैंड, उस 4% ऑफ देयर जीएसडीपी का कम से कम 0.5% वो पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ज़्यादातर स्टेट्स, ये जो पावर सेक्टर्स हैं स्टेट बेस्ड कंपनियां होती हैं, जैसे हमारे असम के अंदर है एपीडीसीएल, तो ये पावर डिस्कॉम्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बहुत लॉस में चल रही हैं। इसी कारण से पावर सेक्टर को रैंप अप करने के लिए स्टेट्स को कहा गया है कि आप जितना भी अपना फिस्कल डेफिसिट रखेंगे 4% तक, उसमें का 0.5% ऑफ द डेफिसिट विल बी स्पेंट ओनली फॉर रिवाइवल ऑफ द पावर सेक्टर। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं जिससे रिलेटेड सीधा सीधा पीटी में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज से पैसा आएगा भारत सरकार के पास। तो बिगेस्ट सोर्स इज बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। तो भाई 6.4% जीडीपी का हमारा फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, तो बोरोइंग पार्ट इज नेचुरली गोइंग टू बी वेरी हाई। सो 35% ऑफ द इनकम इज कमिंग फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। तो देखिए नेचुरली आउट ऑफ दिस 39 लाख करोड़ से लगभग 16 लाख करोड़ तो हम बोरोइंग करने वाले हैं। सो 35% इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। उसके अलावा 16% विल कम इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो टैक्स में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली है जीएसटी से। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से एस्टिमेटेड अंदाजा है कि बजट एस्टिमेट कहता है कि कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से बराबर की कमाई होगी। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कस्टम से 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यूज 5% एंड देन नॉन डेट कैपिटल रिसीट समवेयर 2%। तो ध्यान रखने वाली बात बस दो ही है, सबसे ज़्यादा तो बोरोइंग से होता ही है, तो हर साल होता है। अगर तमाम टैक्स की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जिससे जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा वो है जीएसटी। पैसा कहाँ खर्च होगा, किन किन जगहों पे, तो सबसे ज़्यादा खर्च होगा जो हमने ऑलरेडी लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। आई होप आपको पता होगा ये जो हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं विच इज़ 2.8%, गोइंग टू बी 2.8% दिस ईयर। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट इज़ क्वाइट हाई दिस ईयर, और हर साल ही रहता है वो नॉर्मली, तो ये ट्रेंड रहता ही है। उसके अलावा जो पैसे खर्च होंगे 15% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल गो टू द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 17% सेंट्रल सेक्टर स्कीम से भी ज़्यादा 17% मनी विल गो टू द स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको पता होता है कि भारत सरकार को टैक्स डिवॉल्व करना होता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कहते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो 17% विल गो इन दैट, 15% विल बी स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड देन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पे 9%, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 10%। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 बस ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट, देन स्टेट शेयर्स एंड टैक्सेस एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
उसके अलावा अगर बात की जाए ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, तो ये भी एक ज़रूरी सवाल बन जाता है पीटी में कि डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स किससे हमारे ज़्यादा कमाई होने वाली अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट 2022-23। तो ध्यान दीजिए कि ओवरऑल हमारा जो टैक्स की कमाई होने वाली है दैट इज़ अबाउट 10.7% ऑफ आवर जीडीपी इस साल की, ये है बजट एस्टिमेट। आउट ऑफ 10.7%, 5.5% विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड 5.2% विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड कि स्लाइटली डायरेक्ट टैक्स विल बी हाइयर दैन इनडायरेक्ट टैक्स। बीच में एक ऐसा ट्रेंड आया था जब इनडायरेक्ट टैक्स हैड मूव्ड बियॉन्ड डायरेक्ट टैक्स। नॉर्मली कैसा रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से थोड़ा कम ही रहता है, कभी कभार वो नज़दीक आ जाता है, लेकिन नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स इज लोअर दैन डायरेक्ट टैक्स। इस साल भी देखिए 5.5% ऑफ द जीडीपी विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वेल 5.2% विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ओवरऑल बात करी जाए कि डिफिसिट को कहाँ से, गैप को फंड किया जाएगा, डेफिसिट को कहाँ से फंडिंग की जाएगी, तो ज़्यादातर फंडिंग विल बी हैपनिंग ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। तो ज़्यादातर गैप को फुलफिल किया जाएगा बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, ये तो आपको पता ही है, हर साल यही किया जाता है। उसके अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट सोर्स है स्मॉल सेविंग स्कीम वाले फंड से लोन लेना। तो मैक्सिमम डेफिसिट विल बी प्लग्ड विद द हेल्प ऑफ मार्केट बोरोइंग, और दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। उसके अलावा थोड़े बहुत अदर रिसीट्स, एक्सटर्नल डेट तो मुझे नहीं लगता है कि साल है, लेकिन जो होता भी है तो काफ़ी माइनर होता है। बट दिस ईयर आई डोंट थिंक कि वेरी माइनर अमाउंट विल बी कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डेट इटसेल्फ। दीज थिंग्स आर इनसिग्निफिकेंट। जो टू मेजर थिंग्स आर मार्केट बोरोइंग, एक्सटर्नल मार्केट बोरोइंग एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। अब उसके अलावा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल्स की। आपको पता है कि जब भी सरकार बजट रखती है तो सिर्फ वो फैक्ट्स फिगर्स नहीं रखती है कि भाई इतनी कमाई होगी, इतने खर्च होंगे। उसके अलावा वो भी बताती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए जा रहे हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू इंटायर फाइनेंशियल रेगुलेशन। उसके लिए फाइनेंशियल बिल्स रखे जाते हैं, फाइनेंस बिल रखे जाते हैं और उनको पास कराया जाता है। तो फाइनेंस बिल्स पुट इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम टैक्स प्रपोजल चेंजेस। तो इनकम टैक्स को लेकर के कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स को लेकर के थोड़ा बहुत चेंज किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई होप आप समझते होंगे, जो भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग, लैंड वगैरह या फिर शेयर्स, इक्विटी, जिसको अगर आप बेचते हैं विद इन 36 मंथ्स, खरीद करके और बेच देते हैं विद इन 36 मंथ, जिससे आपको कुछ कमाई हो जाए। जैसे कुछ लोग ज़मीन खरीद के जल्दी जल्दी बेचते हैं ना, बिल्डिंग खरीद के जल्दी जल्दी बेचते हैं ना, प्लॉट खरीद के, फ्लैट खरीद के बेचते हैं ना, तो उससे कैसा है कि उनको कमाई होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। अगर 36 महीनों से ज़्यादा पे बेचे तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 36 मंथ से कम पे बेचे तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कैसा है, टैक्स तो लगता ही था, उसके अलावा सरचार्ज भी लगता था, मतलब टैक्स ऑन टैक्स भी लगता था। लेकिन अब सरचार्ज अमाउंट को थोड़ा सा कम कर दिया गया। करेंटली सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 25% इफ इट income is between 2 crore to 5 crore and it is 37% if income is beyond 5 crore। लेकिन अब बजट ने प्रपोज किया है कि सरचार्ज विल बी ब्रॉट डाउन टू 15%। उसके अलावा टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो जितने भी बिटकॉइंस वगैरह पे, जो डिजिटल करेंसीज हैं, बिटकॉइन या इसके तरह से लाइट कॉइन, इन सब के में अगर आपने इन्वेस्ट किया और अगर आपको कमाई होती है तो उस पर आपको 30% का टैक्स देना है। दिस इज द न्यू प्रोविजन, टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखने की, एनी लॉस इनकर्ड फ्रॉम सच ट्रांसफर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम और कैरिड फॉरवर्ड ऑन सब्सिक्वेंट ईयर। इसका सबसे सरल सा मतलब ये है कि मान लीजिए इस साल आपको 10 लाख की कमाई हो गई बिटकॉइन पे, तो उस पर आपने टैक्स दे दिया। अगले साल आपको थोड़ा नुकसान हो गया 5 लाख का, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर देखो मैंने पिछले साल 10 लाख का कमाई पे टैक्स दिया था, तो इस साल 5 लाख का नुकसान हो गया तो मैं पिछले साल का टैक्स रिटर्न मांगूंगा। ऐसा नहीं होगा। जिस साल कमाई होगी, प्रॉफिट होगा, उस साल टैक्स देना है। जिस साल लॉस होगा उस साल ऐसा नहीं कि कुछ भी रिकवर होने का है, आपको कुछ मिलेगा नहीं वापस। उसके अलावा अगर कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो कोऑपरेटिव्स के ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट को घटा करके 18.5% से 15% कर दिया गया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इतने सारे फैक्ट्स वो आपसे नहीं पूछता है। हाँ, डिजिटल करेंसी पे कितना टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है वो जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल्स फॉर नॉन टैक्स प्रपोजल, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस साल आरबीआई को इस फाइनेंस बिल की मदद से आरबीआई एक्ट
1934 को अमेंड किया गया है और अब भारत सरकार खुद की एक डिजिटल करेंसी लाएगी। तो बिटकॉइन और लाइटकॉइन जैसी एक खुद की डिजिटल करेंसी भारत सरकार लेकर के आएगी, विच विल बी यूजिंग technologies like blockchain technology which is used by such digital currencies like Bitcoin or Litecoin. तो this digital rupee will be issued by Reserve Bank of India. और देखिए बिटकॉइन और इस डिजिटल करेंसी में एक ही अंतर होगा कि बिटकॉइन वगैरह जो है वो डीरेगुलेटेड फॉर्म में होते हैं कि उसको कोई भी एक सेंट्रलाइज एजेंसी रेगुलेट नहीं करती, जबकि ये जो डिजिटल करेंसी भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई लेकर के आएगी, इट विल बी मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई इटसेल्फ। तो इट विल बी जस्ट लाइक आवर फिएट करेंसी जो हम नोट रखते हैं भारत सरकार की, उसी के जैसा होगा। बस अंतर बस ये है कि ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इट विल बी एक्सचेंजेबल फ्रॉम वन करेंसी इनटू द अदर करेंसी। तो अब ऑफ कोर्स जब ये पब्लिश होगा आएगा तो देखने को ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसा है। बट एक बात समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं है। जो हम लोग नॉर्मली डिजिटल करेंसी भारत सरकार ने रिलीज़ किया तो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि सर ये तो हम लोग पहले से कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट, किसी के अकाउंट में गूगल पे कर दिया। तो ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, ये आपके अकाउंट में करेंसी की तरह होगा डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, आपके अकाउंट में 4 यूनिट 5 कैसे आपके फोल्डर में फाइल्स पड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही कुछ करेंसी आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में रहेंगी, उस तरह से होगा। इट इज़ नॉट लाइक ऑनलाइन पेमेंट एंड इट विल बी एक्सचेंजेबल फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट टू फिजिकल फॉर्मेट। तो आप रुपए दे करके आप ये डिजिटल करेंसी को खरीद पाएंगे। अब एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा कुछ दिनों में तो पता चल ही जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है इस डिजिटल करेंसी से जो आरबीआई रिलीज़ करने वाली है? सबसे पहला फ़ायदा होगा कि इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा हमारे देश में ऑफ कोर्स, और दूसरा ये फटेगा, इट इज़ नेवर टू बी टॉर्न बर्नड और फिजिकली डैमेज। तो इससे करेंसी पब्लिश करने का जो खर्चा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल कम डाउन एंड ओवरऑल इट विल मेक करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट एंड चीपर। उसके अलावा कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स देख लेते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए क्या मेन अनाउंसमेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। देखिए वैसे तो बजट में कई सारे फैक्ट्स फिगर्स अनाउंस किए जाते हैं कि इस चीज़ पे टैक्स इतना बढ़ा दिया और रेस्टोरेंट में खाना खाने पे टैक्स ये घटा, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सर्विस टैक्स ये बढ़ा दिया, सर्विस टैक्स तो अब कोई चीज़ है नहीं, सर्विस चार्ज को लेकर के ये नए नियम लगा दिए। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पीटी में या मेंस में पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर के जो इनिशिएटिव लिया गया है, एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो इस ओपन प्लेटफॉर्म पे जा करके हम लोग ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ से मतलब है कि ये हम लोग फ़ोन पे ही मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सर्विसेज ले पाएंगे। कल भी 2-3 दिनों पहले मैं बता रहा था कि मेंटल हेल्थ को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट से मिलता है तो लोग उसको पागल समझते हैं। तो मतलब स्टिग्मेटाइजेशन का प्रॉब्लम है, स्टीरियोटाइपिंग का प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई दिस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज़ बीइंग लॉन्च, जहाँ पे लोग फ़ोन से ही काउंसलिंग ले पाएंगे। उसके अलावा हमारे देश की लगभग 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जाएगा और उनको कहा जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज़, क्योंकि दीज आंगनवाड़ीज़ विल बी नाउ यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ all women related schemes in integrated manner. For example, schemes like मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 सब एक जगह इंटीग्रेटेड मैनर में इंप्लीमेंट करेंगी आंगनवाड़ी, जिसलिए इनको कहा जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी। उसके अलावा रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर के नया अनाउंसमेंट किया गया है। केन बेतवा रिवर को लिंक किया गया है इस साल, दैट इज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर रिवर इंटरलिंकिंग। अब उसके अलावा 5 और रिवर्स को इस साल आने वाले फिस्कल ईयर में लिंक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंसमेंट 2022-23। उसके अलावा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक इनिशिएटिव लिया गया, एक नया पोर्टल जिसको शॉर्ट में कहा जाए तो देश पोर्टल, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें कैसा होगा कि सिटीजन्स कैन गो देयर ऑन दिस पोर्टल, लर्न न्यू स्किल्स, दे कैन अर्न सम क्रेडिट ऑल्सो, मतलब कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। दैट में हेल्प अस इन फाइंडिंग मोर रेलिवेंट जॉब्स। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज पे फोकस किया जाएगा, रेलवेज पे फोकस किया जाएगा। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर किस थीम के अंतर्गत आ रहा है? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। तो टारगेट है कि नेशनल हाईवे को लगभग
25,000 एक्स्ट्रा नेशनल हाईवेज इस साल, 25,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा नेशनल हाईवेज इस साल बनाए जाएंगे। उसके अलावा रेलवेज के अंदर एक नया स्कीम लाया गया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो हर स्टेशन से कोई ना कोई एक चीज़ ट्रांसपोर्ट होने के लिए उस स्टेशन को एक पर्टिकुलर चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपग्रेड किया जाएगा, और इस तरीके से ओवरऑल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। उसके अलावा 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। तो वंदे भारत ट्रेन कैसे होते हैं, ये इस तरह के नए ट्रेन पिछले साल चलाए गए थे वंदे भारत ट्रेन, ये एक्चुअली में बनाए गए हैं फ्रॉम लाइट वेट एल्यूमिनियम। नॉर्मली जो ट्रेन्स होते हैं वो बनते हैं स्टील से, जबकि ये जो वंदे भारत ट्रेन है दे हैव बीन मेड फ्रॉम लाइट वेट एल्यूमिनियम। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हर जो ट्रेन होती है वो लगभग 50 टन लाइटर होगी, हल्की होती है स्टील वाले ट्रेन के मुकाबले में, और इस कारण से वंदे भारत ट्रेन को चलाने में कैसा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी कि फ्यूल रिक्वायरमेंट हमें कम लगेगा। सो ये भी आप मान सकते हैं कि नया इनिशिएटिव है गति शक्ति थीम के अंतर्गत। उसके अलावा है पीएम डिवाइन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, एपीएससी एग्जाम में इसको अलग से आपसे पूछा जा सकता है। पीएम डिवाइन स्कीम, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसको अनाउंस किया गया है, तो नाम से जैसा आपको पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और यूथ के स्किलिंग और लाइवलीहुड पे फोकस किया जाएगा अंडर दिस पीएम डिवाइन स्कीम। सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो कंपोनेंट है इट कम्स अंडर प्रधानमंत्री गति शक्ति theme of the budget. तो objective of this PM Divine scheme is to promote livelihood activities for youth and develop infrastructure, fill the gaps of infrastructure in different sector. एक जो आपको पीटी पर्सपेक्टिव से, खासकर एपीएससी पीटी पर्सपेक्टिव से बात याद रखनी है कि द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM Divine विल बी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, और इसके लिए ओवरऑल फंडिंग सपोर्ट इस साल दिया गया 1500 करोड़ का। जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे अंडर पीएम डिवाइन वो सेंटर भी रिकमेंड कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के प्रपोज करेंगे। अभी इस साल के बजट से जो भी बजट मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है मोर और लेस इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ करा दी हैं, लेकिन और आने वाले टाइम में अखबारों में न्यूज़पेपर एनालिसिस में चीज़ें आती रहेंगी, नई नई बातें, बजट के अलग अलग एस्पेक्ट्स में एनालिसिस होगा। जैसे हर साल मैं कराता हूँ हेल्थ को लेकर के एक दिन अलग से एनालिसिस कराता हूँ, एजुकेशन को लेकर के अलग से एनालिसिस कराता हूँ। अभी तो मैंने बस इनिशिएटिव्स बताए हैं, अब अलग अलग आर्टिकल्स लिखे जाएँ कि इसमें हेल्थ को लेकर के क्या अच्छी बातें, एग्रीकल्चर को लेकर क्या अच्छी बातें या कौन सा गैप है। तो आने वाले 5-6 दिनों में नई नई चीज़ें हम लोग बजट को लेकर के करते रहेंगे। तब तक ये बजट को लेकर के 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इनको आप अटेम्प्ट कीजिए और आप यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।